नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे मुर्दई आत्मकथा। और मुर्दई आत्मकथा में कल हमने देखा था कि लेखक का जो 6वीं कक्षा में एडमिशन हो चुका था, प्रवेश हो चुका था और वह हिंदी पढ़ने में माहिर था। और वह जो पाठ पढ़ाते थे वह लेखक जो है मुखदगत करके जाते थे। यहाँ तक हमने देखा था और उसके आगे अब हम देखेंगे। यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अभी जो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। रिज़ल्ट जो है समय आने पर रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि कोई भी निश्चित नहीं कह सकता कि इतने दिन में या आज या कल या एक निश्चित तिथि को रिज़ल्ट आएगा। ऐसा कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि वो एनटीए को एनटीए का पता है। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं। या जो कुछ भी लोग बता रहे हैं वो एक अनुमान व्यक्त कर रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है जो हमारा एग्ज़ाम 18 जून को, यानी ये 18 जून को हमारा पेपर हुआ था और ये पेपर कैंसिल हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे कि एग्ज़ाम अब दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, उसी का रिज़ल्ट आएगा, उसी का रिज़ल्ट आएगा। लेकिन झट से एनटीए ने क्या दिया, डेट दिया कि 27 अगस्त को पेपर होगा। ये तिथि दी, उसी प्रकार रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अब क्या है, सोचिए मत, इंतज़ार मत कीजिए, रिज़ल्ट समय आने पर आ ही जाएगा। तो क्या कीजिए, आप जो अभी हमारा दिसंबर का पेपर आ रहा है उसी का अध्ययन करते रहिए और उसी में मग्न हो जाइए। रिज़ल्ट जो है समय आने पर आ ही जाएगा। हमने जो अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आप क्वालीफाई होते तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, और आप बिना न क्वालीफाई होते हो तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अध्ययन में लग जाइए। हम आगे देखते हैं। यहाँ तक कि किताब से जो भी पाठ पढ़ाते दूसरे दिन उसे ज़बानी सारा कुछ बोल देता था। मेरी इस यादाश्त के कारण मुंशी जी मेरे सबसे प्रशंसक बन गए। शीघ्र ही मैं अनेक अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों का मालिक बन गया, यानी स्वतंत्र अंग्रेजी के वाक्य बनाने लगे। और जब मैं अपनी दलित बस्ती में किसी के सामने इन वाक्यों को बोलता तो लोग चकाचौंध हो जाते, यानी लोग आश्चर्यचकित हो जाते, मुझे घूरने लगते थे। किंतु मेरी दादी इस बात से चिंतित हो गई थी कि कहीं मैं पागलपन की तरह तो नहीं बढ़ रहा हूँ, यानी कहीं दादी सोच रही थी कहीं हमारा लड़का जो है पागल तो नहीं हो रहा है। वह अक्सर दोहराती रहती कि सुनने में आता है कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते, इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर वह घबरा जाती थी। मेरी बस्ती के बदलू और बलराम, यानी कल हमने ये यहाँ तक देख रहे थे और यहाँ तक देखा था। ये बदलू और बलराम, यहाँ से वो स्क्रीन पर टच हो गया और वो दूसरे पन्ने पर चला गया, तो हमने आगे लेक्चर ही नहीं लिया। तो बदलू और बलराम दो ऐसे चरवाहे थे जो शाम के समय काम से वापस आने पर सीधे मेरे पास आते थे, मुझे हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए कहते। यानी कौन लोग थे जो लेखक के बस्ती के या दलित बस्ती के वह लेखक को अंग्रेजी बोलने के लिए कहते थे? तो बदलू और बलराम, याद रखिए। छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य उनके सामने जड़ जाते, जैसे आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, यानी आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसा। ही इज़ रीडिंग, आदि आदि, यानी मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे मुंह से ऐसे वाक्यों को सुनकर लगता था कि मानो दिन भर की हरवाही से प्राप्त उनकी सारी थकान मिट गई हो। किसके बारे में कह रही है? बदलू और बलराम के बारे में। पागलपन कहीं बढ़ न जाए, इस चिंता में दादी मुझसे हमेशा कहती रहती कि हरदम अंड बंड मत बोलल कर, यानी हरदम कुछ भी मत बोला कर। इन इन तमाम अटकलों के बीच मेरा यह पागलपन बढ़ता रहा। प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था वही स्थान 6ठी के बाद अंग्रेजी के लिए ही हो गया। यानी प्राइमरी में स्कूल में लेकर गणित में वो बड़े होशियार थे और बाद में 6ठी कक्षा के बाद अंग्रेजी में भी होशियार हो गए। अंग्रेजी भाषा के कारण 6ठी कक्षा मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गई। वापस गांव में अत्यंत खुशहाली का वातावरण छाने लगा था, क्योंकि वहाँ बारिश हो गई थी तो फसलें आ गई और जो भी वह घर में अनाज भी आ गया, क्योंकि आषाढ़ सावन के बीच 2 साल बाद बड़ी घनघोर बारिश हुई और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई थी। लोग रोपे रोग रोग रोपे लोग रोपेनी के लिए धान की तरई
तैयार करने लगे थे, यानी वो रोप करने के लिए खेतों में लेव लगाते। खेत में चारों तरफ से मेढ़ द्वारा पानी को रोककर हल जोतने को लेव लेव लगाना कहते हैं। यानी जो धान बोने से पहले जो मेढ़ बनाकर उसमें पानी छोड़कर हल जोतते थे उसको लेव लगाना कहते थे। ये जिसमें मौसम के अनुसार आगामी फसल बोई जाती। लेव के बाद खेतों को हेंगा हेंगा से हेंगाया जाता था। बांस के तीन छः सात अ, बांस के 3-6-7 फीट लंबी काड़ियों को एक साथ पचरी टोट कर चौड़ा बना दिया जाता था, जिसे हेगा या पाटा कहते थे। अ, हेंगा को मोटे रस्से में बांधकर जुआढ़े में नंगे बैलों द्वारा खींचा जाता था। हेंगा के ऊपर अक्सर किसी बच्चे को भी बैठा दिया जाता था तथा हरवाह स्वयं उस पर चढ़कर हेंगाने के लिए बैलों को हाँकने लगता था। पानी भरे जुताई किए गए खेत को समतल बनाने के लिए हेंगा पर बैठे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। देखते ही देखते धान की फसलों लहरा लहलहा उठी। दी साल ई दी साल की अत्यंत तबाही के बाद अकाल का दौर समाप्त होते ही बाढ़ के कारण ताल पोखरे, नदी नाले, डबरा डबरी, यहाँ तक कि धान के किनारे तरह तरह की मछलियों से पड़ गए। मछलियों की बहुतायत इतनी ज़्यादा हुई कि लोग टोकरी में भर भर कर दूर दूर स्थित अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचाने लगे। यानी बारिश होने के कारण मछलियाँ इतनी आई कि लोग जो है टोकरियाँ भर भर कर अपने रिश्तेदारों को मछली देने लगे। मछलियों के आगमन से दलितों की भूखमरी को हवा में उड़ा दिया। यानी मछलियाँ ज़्यादा आ गई तो दलितों की जो भूखमरी थी वह भाग गई। आगे आगे आने वाले हर मौसम में किसी की बहार थी। मछलियाँ मारने के सिलसिले में एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी विचलित हो जाता हूँ। गांव की ताल से जुड़ी पतली नहर में मैं कटिया लगा रहा था। एक जगह गिरई नामक मछली के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। ऐसे छोटे बच्चों जिसे जिसे जरही कहा जाता है। यानी मछली के छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है? तो मछली के छोटे बच्चों को जरही कहा जाता है, याद रखिए। को माँ मछली के ऐसे छोटे बच्चों को, यानी मछली के छोटे बच्चों को जरही कहा जाता था। को माँ मछलियाँ अक्सर अपने साथ चराने के लिए पानी में इधर से उधर चला करती थी। यानी जो माँ मछली यानी बड़ी जो उन जरई की जो माँ है बड़ी मछली वह इधर उधर बच्चों के साथ चरने में घूमती थी। मैंने केचुआ से गुंथी कटिया को इन जरइयों के बीच फेंका। शीघ्र ही कटिया का धागा तेजी से खींचा जाने लगा। मैंने कटिया को उछालकर जमीन पर फेंका और मेरे हाथ में आ गई करीब 1 पाँव वजन वाली गिरही जो अपनी जरइयों को चरा रही थी। यानी जरई यानी जो मछली के छोटे बच्चे, और उस मछली के जो छोटे बच्चे थे उसकी माँ को क्या कहा जाता था? तो गिरही कहा जाता था। मैंने इस छटपटाती गिरही को जमीन पर पटक कर मार डाला। उधर सैकड़ों जरइयाँ इधर उधर बिखर कर ऐसे दिशाविहीन हो गई जैसे पानी की सतह पर बिचकाई पर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया गया हो। इन मात्र विहीन जरहियों को दिशा विहीन देखकर मेरे अंदर एक अति निर्दयी पापी होने की अनुभूति जग गई। यानी ये कब महापापी या निर्दयी होने की अनुभूति कब जगी लेखक के मन में? जब वह मछली के छोटे छोटे बच्चों को जिरही कहा जाता था। उस छोटे छोटे बच्चे हैं मछली के, और उस मछली के बच्चों की माँ को क्या जिरही यानी जिरही के माँ को गिरही कहा जाता था। जब उस गिरही को लेखक ने पकड़ा और वो बच्चे दिशाविहीन होकर पानी में घूमने लगे, यहाँ वहाँ तैरने लगे, तब लेखक को लगा कि मैंने बहुत ही निर्दयी पाप किया है, मेरे हाथों से हो गया है। पानी में तैरती जब भी किसी मछली को देखता हूँ तो मैं अपने को निर्दयी पापी की अवस्था में पाने लगता हूँ। जो भी हो, उस बरसात ने हमारे गांव में आने वाली हर संध्या को अपने पुराने रूप में तब्दील कर दिया था। सूरज डूबते ही झिंगुरी तथा रेउआ की निरंतर जारी रहने वाली चिचियाती धुनों में हजारों मेंढकों की टरटराहट मिलकर किसी को सोने नहीं देती। यानी याद रखिए, यहाँ पर रेउआ नदी का नाम है रेउआ,
और झिंगुरी, झिंगुरी और रेहुआ यह नदी के नाम है इस आत्मकथा में आए हुए। निरंतर जारी रहने यानी सूरज डूबते ही झिंगुरी तथा रेहुआ की निरंतर जारी रहने वाली चिलचिलाहट चिचियाती धुनों में लहरों मेंढकों की टरटराहट मिलकर किसी को सोने नहीं देती थी। वही वही डोब डोरे को वही डोब डोरे का समूह मेले के ढेर को गोलाकार ग्लोब का रूप देकर ऐसे ठेलते नजर आने लगे थे कि मानो दुखों से भरी इस धरती को लुढ़काकर वे किसी अन्य ग्रह पर ले जा रहे हो। ठिबरी तथा लालटेन जैसे रोशनी के स्रोत पर पतंगों का हुजूम आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा था। यानी जो पतंगा जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वह घूमते हैं। राहत की बात यह थी कि ये सारी गतिविधियां उन भीषण अकाल के समापन की ही घोषणा कर रही थी। और सावन आते ही नाग पंचमी की आहट पाकर चूड़ी हरिण गांव गांव घूमकर कजरी विधा में गाने लगी थी। यानी जो सावन माह में नाग पंचमी आती है तो चूड़ी हरिण जो है चूड़ियाँ भरने के लिए चूड़ियाँ बेचने के लिए गांव गांव घूम रही थी। और वो किस विधा में गा रही थी तो कजरी विधा में गा रही थी। याद रखिए अभी कजरी विधा में क्या गा रही है, कजरी विधा में गाने लगी थी। क्या एक दिन छल यानी चूड़ी हरिण जो नाग पंचमी की आहट यानी सावन महीने में नाग पंचमी आई है और चूड़ी हरिण यानी चूड़ियाँ बेचने वाली जो है वह यहाँ वहाँ घूमकर गांव गांव घूमकर चूड़ियाँ बेच रही है और कजरी विधा में गा रही है। अभी कजरी विधा में क्या क्या गा रही है, एक दिन छल कहिले को मुरारी सुनिए, बनी के आइले चूड़ी हरिण सुनिए ना। यानी चूड़ी हरिण आइए सुनिए ना, ऐसे ही कजरी विधा में गाया हुआ है, याद रखिए। गोदना गोदने वालियाँ भी ऐसी धुनों पर फेरी लगने यानी जो गोंदनी यानी ऐसे गोंदते हैं हाथ में, आजकल टैटू निकालते हैं उसी प्रकार। नीम के पेड़ों पर पड़े झूले तो संध्या के समय मनोरंजन के सबसे बड़े केंद्र बन गए। आजकल झूले जो है नागपंचमी के समय पर आजकल तो लुप्त ही हो गए हैं। पिछले 2-3 वर्ष से मैं झूले पर बैठा ही नहीं हूँ, लेकिन पहले बैठता था। आज मेरी उम्र जो है वह 25 वर्ष है, तो पिछले 3-4 वर्षों से मैं झूले पर बैठा ही नहीं हूँ, क्योंकि गांव में आजकल झूले लुप्त हो गए हैं। तो शहर का क्या हाल होगा। गांव के दलित मजदूर और गांव के दलित मजदूर और मजदूर ने लोकगीतों की धुन पर झूल झूल कर दिन भर काम से मिली थकान को हवा में उड़ाने लगी। इसी बीच घुमंतु नटों की गांव के बाहर सिकरियाँ भी गड़ने लगी। घुमंतु नटों यानी जो नाटक करने वाले होते हैं और जो घूमते रहते इस गांव से वहाँ, उस गांव से उस गांव। ये सारी बरसात गतिविधियाँ पिछले 2 साल अकाल के दौरान एकदम बंद हो गई थी। किंतु सन 1959 के बरसाती दिनों में इतनी वापसी से हमारी दलित बस्ती जीवंत हो उठी थी। उस बरसात में करीब 15 सदस्यीय घुमंतु नटों के एक झुंड ने हमारी दलित बस्ती के दक्षिण में स्थित ऊसर जमीन पर अपनी सिकरियाँ लगा दिया था। यानी कितनी घुमंतु नट कितने थे, करीब 15 थे। 15 सदस्यीय यानी 15 सदस्य उस घुमंतु इसमें थे। त्रिकोण झोपड़ीनुमा सिकरी सरपत तथा कपड़ों से बनाई जाती थी। उन्हें सैनिक टेंट सरीके गाड़ कर नट रात में उसके अंदर सोते थे। ऐसे खाना बदोश नट बरसात के दिनों में घूम घूम कर लोगों को पहलवानी सिखाते थे, जिसके बदले उनकी रोजी रोटी चलती थी। यानी जो घूमकर नट जो है वह क्या सिखाते थे, लोगों को पहलवानी सिखाते थे और उस पहलवानी सिखाने के बदले में वहाँ उसकी रोटी रोजी चलती थी, कुछ तो मूल्य लेते होंगे। ये नट अल्लाह गाने में माहिर होते थे। यानी इस आत्मकथा में अल्लाह गाने में कौन माहिर होते थे, जो घुमंतु नट है वहाँ। ये तथा ढोल वादक में अत्यंत पारंगत थे। हमारे गांव में जिस नट परिवार से सिकरी लगाया था उसका मखिया बहुत हट्टा कट्टा पहलवान था, जो तुको जैसा प्रतीत होता था। उस परिवार की युवतियाँ अत्यंत सुंदरी थी, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। यानी जो घुमंतु नट है उनका एक हट्टा कट्टा पहलवान था मुखिया। मुखिया यानी उसका एक टोली का मुखिया या
मुखिया यानी जैसे चौधरी थे लेखक के चाचा, उसी प्रकार उस टोली का मुखिया हट्टा कट्टा था और उसमें कुछ युवतियाँ भी थी और वह युवतियाँ अत्यंत सुंदर थी और उसमें गांव में तरह तरह की अफवाहें चर्चाएं होने लगी थी। अपनी किसी बात को मनवा लेने की इन नटों में अद्भुत क्षमता होती थी। ये जब कुछ अल्लाह गा गा कर मनवा लेते थे, यानी ये नट जो है अल्लाह गा गा कर, अल्लाह छंद गा गा कर अपनी बात मनवाते थे। वीरता भरे किसी भी अल्लाह प्रकरण में वे सामने वाले व्यक्ति को पिरोकर ऐसे दृश्य पैदा कर देते थे जिससे भावुक होकर लोग उन्हें हर तरह की मदद के लिए राजी हो जाते थे। इसी क्रम में बस्ती के लोग पहलवानी सीखने के लिए राजी हो गए। मुर्दहिया के पहले एक बाग में अखाड़ा तैयार कर किया गया तथा करीब 20 युवक युवक उस नट पहलवान से कुश्ती बाना, बठेनी, तलवार आदि भांजना सीखने लगे। अखाड़े में नट तरह तरह के दांव सिखा था तथा वहाँ भारी भीड़ भीड़ तमाशबीनों की इकट्ठा हो जाती। एक बार सिखा दी गई तकरीबों को प्रैक्टिस के लिए वह नट बीच बीच में बीर रस से ओत प्रोत ढोल की थाप को ऐसी सुरीली बना देता था कि ये सारी नट विधाएं सबसे सिर चढ़कर बोलने लगती थी। हमारे परिवार के 2 युवक सोबरन तथा गोकुल भैया पहलवानी सीखे थे। यानी लेखक के परिवार के कौन से 2 युवक पहलवानी सीखे थे? सोबरन तथा गोकुल भैया, यह 2 लोग जो थे लेखक के परिवार के थे, यह पहलवानी सीखे थे। नटों द्वारा ऐसी पहलवानियाँ एक 15 दिवसीय पर्व की तरह होती थी, जिसके बाद शुरू होता था विदाई समारोह। यानी ये 15 दिन रहते थे और 15 दिनों के बाद ये गांव से निकल जाते थे। जिन के घर के युवक पहलवानी सीखते थे, नट पहलवान बारी बारी से उनके घर अल्लाह का आयोजन करता था। जिस दिन हमारे दरवाजे पर अल्लाह का आयोजन हुआ उस दिन सैकड़ों लोग वहां उपस्थित हो गए थे। यानी जिन जिन लोगों को पहलवानी सिखाई है वो जाते समय वो अल्लाह का आयोजन करते थे, अल्लाह खंड गाने का आयोजन करते थे, तो वो अनेक सैकड़ों लोग जो है देखने आते थे। घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर अल्लाह सुनते रहे। अंत गोतवा जब वह नट समूह हमारी बस्ती से विदाई लेकर अपनी सिकड़ियाँ उखाड़ने लगा तो घर में मातम छा गया था। जब वे सिकड़ियों को अपनी पालतू घोड़ी की पीठ पर लाद कर एक अजनबी मंजिल की तरफ जाने लगे तो मैं भी उन्हें बड़ी ललचाई निगाहों से देखता रहा और बार बार सोचता रहा कि यदि उनके काफिले में मैं भी होता तो कैसा लगता। देखते ही देखते नटों का यह झुंड मुर्दहिया के रास्ते हमारी आंखों से ओझल हो गया। यानी देखते देखते वह चले गए। जाहिर है उस बरसात ने सुखग्रस्त गांवों की दलित बस्तियों में अनेक गतिविधियों की भरमार कर दी थी। अब 2 चिट्ठियाँ मुझसे लिखवाई जाती थी। अब दो चिट्ठियाँ लिखवाई जाती थी लेखक से। उनमें किसुनी भावजी जैसी युवतियों द्वारा ऋण वर्णन भी शामिल होने लगा था। यानी जो किसुनी भावजी जो चिट्ठी लिखती थी उसमें ऋण शामिल होने लगा था, कर्जा। उनके अर्थ वैसे ही होते थे जैसे पद्मावत महाकाव्य में जायसी की ये पंक्तियाँ, बरी से मगा झकोरी झकोरी मोर दो नयन चुए जसोरी। यानी ये पंक्ति किस आत्मकथा में आई है? तो यह मुर्दहिया आत्मकथा में आई हुई पंक्ति है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। उधर हमारा स्कूल भी जाड़े की शुरुआत होते ही अनेक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। पहली पंचवर्षीय योजना चालू तो पहले ही हो गई थी। यानी पहली पंचवार्षिक योजना पहले से ही चालू हो गई थी, किंतु उसका प्रभाव कहीं नहीं नजर आ जाता था। पहली बार सन 1959 तथा 1960 के जाड़ों में हमारे क्षेत्र में जहानागंज कस्बे में ब्लॉक विकास केंद्र खोला था। यानी लेखक के क्षेत्र में कहाँ पर जो जहानागंज कस्बे में ब्लॉक विकास केंद्र खोला था, याद रखिए, जहानागंज कस्बे में ब्लॉक विकास केंद्र खोला गया था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। जिसके तहत विभिन्न स्कूलों में कृषि प्रदर्शनी आयोजन होने लगी थी। यानी उसके जरिए जो ब्लॉक विकास प्रदर्शनी के अंतर्गत या ब्लॉक विकास केंद्र के अंतर्गत अनेक स्कूलों में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। अनेक सरकारी अधिकारी जैसे ADO, BDO, तहसीलदार तथा DM आदि इन स्कूलों का दौरा करने लगे। ऐसी प्रदर्शनियों के अवसर पर
मुझे यह अनुभव होने लगा था कि 2 वर्ष पहले कोंडा तापते हुए मुन्नर चाचा चाचा जो कुछ भी रूस में समूही खेती या नेहरू की योजना के बारे में बताते थे, उसका साकार रूप इसमें दिखाई देने लगा था। उस समय हमारे स्कूल पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। प्रदर्शनी में लहराती लह लहलहराती लहलहाती फसलों के बड़े-बड़े नमूने रखे गए थे, यानी बड़े-बड़े जो फसल थे वहाँ रखे गए थे उसके नमूने। वहाँ बड़ी संख्या में किसान आते थे। शाम शाम के समय बड़े बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्लॉक द्वारा आयोजित किए जाते थे। उस समय जहानागंज ब्लॉक के एक मशहूर बिरहा गायक थे, यानी जहानागंज के एक बिरहा गायक थे, यानी विरह गायक थे, जो अपनी कायल शैली में विकास कार्यक्रमों को भी शामिल किए हुए थे। उनका नाम था जयश्री यादव, यानी जहानागंज ब्लॉक के अंतर्गत कौन गायक थे? जो विरहा गायक प्रसिद्ध थे, उसका नाम क्या था? तो जयश्री यादव उसका नाम था। लोहे का करताल बजाते हुए जब बुलंद आवाज में इन लाइनों, यानी बुलंद आवाज में गाते थे, कौन सी? होई है अब कल्याण पंचवार्षिक योजना से, यानी हुआ है अब कल्याण पंचवार्षिक योजना से, हुई है अब कल्याण पंचवार्षिक योजना से, हरा भरा खेत खलिहान पंचवार्षिक योजना से। ये कौन गाता है? तो ये जयश्री यादव गाता है, याद रखिए। को गाते थे तो सभी रोमांचित हो उठते थे। ऐसी प्रदर्शनियों के बाद गांव-गांव में ग्राम सेवक घूमने लगे। साथ में कभी-कभी स्कूलों के कृषि छात्र भी होते थे। वे सभी डिबलर से बीज बोने के लिए किसानों को प्रेरित करते थे। लकड़ी का एक दर्जन, यानी डिबलर यानी लकड़ी का एक दर्जन खूंटियों वाला चौकोर खांचा होता था, जिसके इस्तेमाल से खेत में खूंटियों द्वारा बनाए गए छेद में फसलों के बीज बोए जाते थे। उस समय डिपलर से खेती का वर्णन विभिन्न लोकगीतों में खूब मिलता था। इन सब क्रियाकलापों से नेहरू जी की छवि ग्रामीण इलाकों में काफ़ी निखरने लगी थी। लोग अकाल से उत्पन्न दुख दर्द को भूल गए थे। धान की अच्छी फसलों के बाद चैत वैशाख के दिनों में जो गेहूं, चना, मटर आदि फसलों की कटाई से दलितों के बीच काफ़ी खुशहाली आ गई थी। इसका कारण था कि कुछ महीनों के लिए उचित भोजन व्यवस्था। इस संदर्भ में हमारे पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जमींदारों के बीच चमारों को लेकर एक काव्यात्मक मुहावरा प्रचलित था। यानी कौन कौन किस किस फसलों का नाम आया है? तो जो यानी ज्वारी, गेहूँ यानी गेहूँ ही, चना और मटर, इन फसलों के नाम आए हैं, याद रखिए। तो इसमें जो है क्षत्रिय जमींदार ब्राह्मण थे, वह सब तय हो गए और इसके लिए चमारों के लिए एक मुहावरा प्रचलित हुआ। वह मुहावरा कैसा था? भादो बैसा चैत चमार, भादो बैसा चैत चमार, इनसे कबहू लगे न पार। इस निरादर पूर्व अपमानीय अभिव्यक्ति में चमारों की पेट भरकर खाने की खिल्ली उड़ाई जाती थी। उपरोक्त उक्ति से यह भी प्रकट होता है कि भारत का सवर्ण समुदाय चमारों को भूखे पेट देखना ही ज़्यादा पसंद करता है। हाँ, यह भी आवश्यक परिवर्तन आया कि चैत आते ही अकाल के दौरान बंद शादी विवाह के समारोह एक बार फिर से पुनराजागृत हो गए। यानी जो अकाल के कारण शादी विवाह जैसे समारोह बंद हो गए थे, वह पुनः जागृत हो गए, पुनः शादी विवाह होने लगे। हल्दी की रस्म तथा मट मगरा के गीत दलित बस्तियों में गूंजने लगे। यानी दलित बस्ती में फिर से कौन से गीत? हल्दी की रस्में, आज भी हल्दी की रस्में धूमधाम से मनाई जाती है। मट मगरा के गीत जो है दलित बस्तियों में गूंजने लगे। ऐसे अवसरों पर, यानी ऐसे अवसर पर, शादी के अवसर पर या हल्दी के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? सोने की थाली में जेवरा परसोरामा, जेवरा ना जयो हमार बलमा। ये शादी या हल्दी का गीत है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। यह एक अत्यंत प्रचलित लोकगीत हुआ करता था, जिसे मट मंगरा से लेकर शादी के दिन तक लगातार गाया जाता था। इस दौरान दलितों की झोपड़ियों की दीवारों पर कोहबर कलाकृतियाँ विभिन्न रंगों में उभर कर
उभरकर अपना एक अलग ही सौंदर्य बिखरने लगती थी। दीवार पर गेरू तथा हल्दी से जो पेंटिंग की जाती थी उसे कोहबर कहा जाता था। कोहबर यानी क्या? दीवार पर हल्दी या दीवार पर हल्दी से दीवार गेरू तथा हल्दी से जो दीवार पर पेंटिंग या चित्र बनाया जाता था उसको कोहबर कहा जाता था। याद रखिए, ऐसी कलाकृतियों में केले का पेड़ यानी ऐसी कोहबर में कौन कौन सी कलाकृतियाँ निकाली जाती थी? केले का पेड़, हाथी, घोड़े, औरत, धनुष बाण आदि शामिल होते थे। यानी कोहबर में ऐसा पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कोहबर में कौन कौन से चित्रकला का समावेश होता था? तो याद रखिए, पेड़, हाथी, घोड़े, औरत, इंद्र, धनुष बाण यह सारी निकाले जाते थे। इन कलाकृतियों को कोहबर लिखना कहा जाता था। चिट्ठी की तरह कोहबर लिखने के लिए भी गांव वाले मेरी ही तलाश में रहते थे। यानी चिट्ठी लिखने के लिए लेखक को ही तलाश करते थे और कोहबर निकालने के लिए या लिखने के लिए लेखक को ही तलाश करते थे। याद रखिए। अंत में जब तक गांव में रहा, शादी किसी के घर हो, कोहबर में ही लिखता रहा। एक विशेष बात यह थी कि इन कोहबर कलाकृतियों का प्रचलन सवर्ण जातियों में नहीं था। यानी जो कोहबर निकालने की जो परंपरा थी वह सवर्ण लोगों में नहीं थी, दलित बस्ती में ही थी। इन परंपराओं से जाहिर होता है कि सदियों से चला आ रहा दलितों का यह बहिष्कृत समुदाय एक अलौकिक कला एवं संगीत का न सिर्फ संरक्षक रहा बल्कि उसका वाहक भी है। यानी वह संरक्षक उस कला का तो रक्षण करता ही है, लेकिन वाहक यानी अपने साथ लेकर भी चलता है। अशिक्षा के कारण, लिपि का ज्ञान न होने के कारण दलित लोग संभवतः भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अभिव्यक्ति के लिए कोहबर पेंटिंग का सहारा लिया। यानी जिस समय में कोई लिपि उत्पन्न नहीं थी तब अशिक्षा थी। अशिक्षा के कारण उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते, लिपि लिख नहीं सकते थे। तो उन्होंने जो है अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए, अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए कोहबर पेंटिंग का सहारा लिया था। याद रखिए, दलितों ने शादी विवाह के इन अवसरों पर भांड मंडलियों या नौटंकियों का आयोजन दलितों के बीच एक आम बात थी। यानी विवाह शादी के अवसरों पर भांड मंडलियों का, यानी जो भांड मंडली रहते थे, जो नृत्य करने वाले, छोटे छोटे नाटक करने वाले, यह जो होते थे भांड मंडलियों या नौटंकियों का आयोजन दलित बस्ती में होता था। ये आम बात थी। इन अत्यंत आकर्षक मंडलियों या नौटंकियों में नाटक से लेकर गायन, तबलची, अभिनेता, स्वांग आदि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं, बल्कि वही आधपेट व गुजारा करने वाले हरवाहे हुआ करते थे। ऐसे अवसरों पर एक सिद्धहस्त कलाकार के रूप में उनकी प्रस्तुति से सदियों पुराने उनके दुख दर्द कुछ समय के लिए हवा में उड़ जाते। यानी यह सब कुछ देखने के बाद जो भी दर्द था, दुख था, कुछ क्षण के लिए गायब हो जाते। मेरे ननिहाल तरवा के एक चचेरे मौसा थे जो एक बड़े हजीर जवाब स्वांग यानी मस्खरे थे। यानी जो कि लेखक के ननिहाल के एक मौसा थे, मौसा यानी मौसी के पति, मौसा थे ननिहाल तरवा में मौसा थे जो एक बड़े हजीर जवाब स्वांग यानी मस्खरे थे। इन भांड मंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर शोक शैली में तरह तरह के व्यंग द्वारा प्रस्तुत होकर बहुत ही मार्मिक बना देते थे। यानी जो वह मौसा जो थे, चचेरे मौसा, वह अपनी गाने की शैली में जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं उस कुरीतियों पर व्यंग करते थे। याद रखिए, उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होते ही रोमांचित कर देता है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार थी। हरिजन जाति सहे दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, जेवर खेतवा दिन भर जोतली, ऊहे देला गारी हो दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। ये लेखक के चचेरा मौसा जो है वह नौटंकी करते हुए गाते थे। इसी तरह बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर तीखी टिप्पणियों जो नंगी सच्चाइयों का पर्दाफाश कर देने वाली होती थी, उन्हें वही परवाहे नर्तक गा कर अपनी नृत्य कला को बेहद आकर्षक बना देते थे। उदाहरण के लिए, यानी बाल विवाह जो है वह किस प्रकार खतरनाक है, किस प्रकार वह गलत है, वह बताते हुए जो गायन नर्तक लोग जो है वह गा कर नृत्य कला में बताते थे। मत हो जवान मोर बलमा लड़ी कया
आदि आदि रतिया क बाबा मांगे पनिया। मत जनी पियासल बाबा लेके गईलो पनिया। बाबा के ओहरिया परो धइलो करी हैया। ऊ तो लगले बोलो जैसे बकरन की नैया, यानी जैसे बकरे की बलि दी जाती है उस प्रकार। इसी कुरीति पर एक विरह शैली यानी इसी कुरीति पर एक विरह शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गूढ़ तथ्य छिपे हुए रहते थे। बाबा विदा कर लो लड़िका क मेहरिया, यानी बाबा विदा कीजिए लड़की को ससुराल में। रह रहरिया में बाजे घुंघरू। याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। उपरोक्त पंक्ति में छिपा गुट रहस्य यह है कि गाँवों में अरहर के साथ उस जमाने में हमेशा सनई की भी फसल मिलाकर तैयार की जाती थी। सनई से पटसन बनता था तथा उससे फूल का साग बहुत स्वादिष्ट होता था। इसमें मूंगफली जैसी सैकड़ों फलियां लग जाती थी, जिनके अंदर तीसी की तरह बीज भरे रहते थे। सनई की ये फलियां जब पककर सूख जाती थी तो उनके तने जरा भी किसी चीज के स्पर्श से हिल जाते तो एकाएक इनके पूरे पेड़ से सैकड़ों घुंघरू जैसी कनक गूंज उठती थी। पर उपरोक्त लोकगीत में छिपा हुआ रहस्य यह है कि बाल विवाह से उत्पन्न कुरीति के कारण बालक दूल्हे की जवान पत्नी को उसका ससुर अरहर और सनई की उपयुक्त संयुक्त खड़ी फसल के बीच से जाने वाले रास्ते में विदा कराकर ले जा रहा है। यानी जिस प्रकार जो सनई का पेड़ हिलने के बाद स्पर्श से हिल जाता था, उसी प्रकार वह संसार के स्पर्श से जो है छोटी सी विधवा है, छोटी सी जो दुल्हन है, वह हिल जाती थी। दूल्हा या दुल्हन, यानी उनका ये बताया दुख दर्द। अंत सामाजिक रूप से अमान्य व्यवहार के स्पर्श से गहन फसल के बीच सनई के पौधे से घुंघरू की गूंजती आवाज़ों से सारा रहस्य उजागर हो जाता। गीत गोविंदम में जयदेव द्वारा वर्णित कृष्ण के शारीरिक स्पर्श से राधा के पैरों में बंदी पायल के खनक जाने से जो रहस्य खुल जाता है, उससे कहीं ज़्यादा सौंदर्य शास्त्रीय रहस्य इन अधपेटवा दलितों की सनई में उजागर हो जाता है। याद रखिए, यहाँ पर किसका एक जिक्र आया है? जो कृष्ण का ही जिक्र आया है। गीत गोविंद का जिक्र आया है। गीत गोविंदम में जयदेव, यानी गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। और जयदेव कहते हैं कि गीत गोविंद में द्वारा वर्णित कृष्ण, यानी गीत गोविंद में जयदेव ने कहा है कि कृष्ण जब राधा के शारीरिक यानी शारीरिक कृष्ण जब राधा के शरीर को स्पर्श करते हैं तो राधा के पैरों में बंधी हुई जो पायल है, नुपुर है, वह किस प्रकार खनक जाती है, उसका जो रहस्य गीत गोविंद में बताया है। उसी प्रकार सौंदर्य शास्त्री रहस्य यानी जो उसी प्रकार जो है यह अर्ध पेटवा, यानी आधा पेट भरे हुए, यानी पूरी पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न तो नहीं है, वह उसी प्रकार अपने गायन शैली में सारा दुख दर्द बताते थे, वर्णन करते थे। इस प्रकरण में सनई की बलिया राधा के पायल से कहीं ज़्यादा खनकती नजर आती है। ऐसे ही पति के बूढ़े होने की शिकायत करती युवती का विरह इस लोकगीत में प्रस्फुटित होता है, यानी प्रकट होता है। यानी बाल विवाह की प्रथा थी। दुल्हन जो थी छोटी थी और दूल्हा जो है बड़े उम्र का था, तो जाहिर सी बात है दुल्हन की यानी दूल्हे की उम्र 25 साल है और इसकी उम्र 8 साल है। तो यह दूल्हा जो है 25 वर्ष का, वह जल्दी ही मृत्यु हो जाएगा। तो वह इसमें जो है ये 8 साल की जो लड़की है, वह एक विरह गीत गाती है और उसका विरह प्रकट करती है। वह कैसा है देखते हैं। कैसे कैसे सपरी हो भैया भैया कैसे सपरी, यानी किस प्रकार तुम सपरी, यानी किस प्रकार तुम हमारे सफ़र के साथी हो। मिलल हमके बुढ़वा भतरा, यानी भतरा यानी पति, याद रखिए। मिलल हमके बुढ़वा भतरा यानी पति, याद रखिए। भैया कैसे सपरी, यानी भैया तुमने कैसे सपरी दिया, कैसा साथी दिया। हो ये कैसे बेड़ा पार, यानी वह हमारा जो संसार का जो बेड़ा है वह कैसे पार हो जाएगा। भैया कैसन सपरी, यानी भैया कैसे सपरी। भतार यानी पति, याद रखिए, पूछा जा सकता है। भतार यानी पति, भतार का अर्थ पति है, पूछा जा सकता है, याद रखिए।
क्योंकि आजकल ऐसे ही पूछ रहा है, ये पंक्ति देगा और उपरयुक्त पंक्ति में भतार शब्द का अर्थ बताइए, तो क्या बताएंगे आप? तो इसीलिए इसका अर्थ होता है पति, अर्थ होता है, याद रखिए, पति या साथी, पति ही होता है। इसी प्रकार इन नाच मंडलियों में दलित समाज में किसी भी नई चीज़ को अंधविश्वासों के दबाव में न स्वीकार करने की भावना भी परिलक्षित होती रहती थी। उदाहरण के लिए, जब सरकार अंग्रेजी डॉक्टर को ग्रामीण क्षेत्रों के कस्बाई दवाखाने भेजने लगी, यानी जो लोग जो है मंडलियों में, यानी जो इसी प्रकार इन नाच, यानी वो जो नाच मंडली थी, नाच मंडलियों में दलित समाज में किसी भी प्रकार की चीज़ जो है अंधविश्वास के दबाव में स्वीकार करने की भावना जो है परिलक्षित होती रहती थी। तो इसी प्रकार जो है अंग्रेज सरकार द्वारा गाँव में, कस्बों में छोटे छोटे अस्पताल खोलकर उसमें डॉक्टर भेजे गए, तो दलित उनसे इलाज कराने में हिचकाते थे, यानी दलित लोग जो थे उन डॉक्टरों से इलाज करने में डरते थे, हिचकिचाते थे। इसलिए वे अपने लोकगीतों में इन डॉक्टरों का मजाक अपनी बीमार बकरियों के माध्यम से उड़ाते थे, यानी जो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे और उस अपने जो बीमार बकरी थी, उस बीमार बकरी के माध्यम से उस डॉक्टर का मजाक उड़ाते थे। हे डॉक्टर बाबू, बीमार बीमार मईल बकरी, यानी हे डॉक्टर बाबू, हमारी बकरी जो है बीमार हुई है। संझिया कचरी के अहला खेतवा में लतरी, हे डॉक्टर बाबू, बीमार भइली बकरी। इन लोक लोक कला मंडलियों में लैला मजनू, शोरी फरहाद, सुल्तान डाकू आदि जैसे नाटकों का मंचन भी दलित कलाकार बहुत आकर्षक ढंग से करते थे। यानी दलित कलाकार कौन कौन से नाटक करते थे? लैला मजनू, शोरी फरहाद, सुल्ताना डाकू, तो ऐसे नाटक जो है दलित कलाकार करते थे। इन सभी नाटकों का अंत एक विचित्र समापन शैली में होता था। मूल नाटक के खत्म होते ही मुख्य कलाकार मंच पर आकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर दाएं बाएं हिलाते हुए नृत्य शैली में गाता था। मोहे ले चल रे, मोहे ले चल, मोहे ले चल, मोहे मोहे ले चल रे, मोहे ले चल गाने लगता था। कुतूहलवश एक के बाद एक सारे कलाकार बारी बारी में मंच पर आते और सभी वैसे ही करना शुरू करते थे। ऐसा लगता था कि मोहे ले चल रे, मोहे ले चल, ये याद रखिए कब गाया जाता है? जब नाटक का मंचन हो जाता था तब अंत में ये गाया जाता था, मोहे ले चल रे, मोहे ले चल। छूत की बीमारी थी जो सबको लग जाती थी। इतना ही नहीं, अंतगोतवा दर्शक भी मोहे ले चल रे, मोहे ले चल गाने लगते थे। इस तरह इस लोक कला में दर्शक भी लुप्त हो जाते थे। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था, यानी जो बारात आती है और बारात आने के समय भी एक विशेष खास नृत्य का आयोजन किया जाता था। उस बारात आने पर गाए जाने वाले या किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते थे? तो दुक्कड़ कहते थे। याद रखिए, दुक्कड़ दुक्कड़ कहते थे। तो दुक्कड़ यानी बारात प्रस्थान होने के समय किया जाने वाला नृत्य। यह बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ दो कलाकार, एक दफला वादक तथा दूसरा दुक्कड़ची नर्तक होता था। दफले की जोरदार लक्कड़ ध्वनि पर नाचने वाला व्यक्ति गोलाकार आकृति में नाचते हुए तरह तरह की कलाबाजियाँ दिखाता रहता था। इन कलाबाजियों में उसका मुकाबला दफलची स्वयं करता था। मेरे दादा के छोटे भाई के छोटे भाई के बड़े बेटे, यानी मेरे दादा के छोटे भाई के बड़े बेटे, यानी इस लेखक के दादा, यानी लेखक के दादा का जो भाई है, इसका भी लेखक का भी दादा हुआ, तो इसका बड़ा बेटा, यानी लेखक के दादा के भाई का बड़ा बेटा, यानी ये जो कौन है? तो लेखक का चाचा ही है, सुन्नर काका सिद्धहस्त दुक्कड़ची थे। यानी सुन्नर काका जो थे वह सिद्धहस्त दुक्कड़ जी थे, यानी वो दुक्कड़ करने में माहिर थे, दुक्कड़ नृत्य। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुक्कड़, यानी दुक्कड़ हुक्कड़, यह नाच के नाम है, याद रखिए। ऐसे ही दुक्कड़ की तरह ही एक हुक्कड़ नाच हुआ करता था कि ध्वनि पर कहरउआ हुक्कड़ डमरू की आकृति वाला
उससे काफ़ी बड़ा वाद्य होता था जिसे कलाकार अपनी बाह के नीचे आँख में दबा लेता था तथा उसे अपनी कोहूनी से बजाता था। यह बड़ा गज़ब गज़ब का वाद्य होता था जिससे बहुत सुरीली कहरवा शैली में आवाज़ निकलती थी। वादक स्वयं जो कुछ गाता था उसके बीच-बीच में दही 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 दे नामक तकिया कलाम भी ठोक देता था। हुक्कड़ वाले का दही दही दे अत्यंत आकर्षक होता था। उस ज़माने में भी इस शैली वाले कलाकार बहुत कम मिलते थे। आज के ज़माने में तो संभवतः विलुप्त हो गए हैं। यानी कहा जाए तो पहले के ज़माने में जो थे दुक्कड़ बारात प्रस्थान के समय गाया जाता है। आज तो डीजे लगाया जा रहा है। 4 बॉटल रोज का काम मेरा रोज का, ऐसा इस प्रकार का। आज खैर छोड़िए, हमें क्या। मैं इन नाच मंडलियों तथा लोक कलाओं के पीछे एक तरह से पागल सा हो गया था। अंतः दूर दूर तक के गांवों में मैं रात भर घूम घूम कर इन्हें देखने सुनने जाया करता था। अक्सर मैं इन नाचों को देखने के बाद देर रात हो जाने के कारण उन्हीं गांवों के मैदानों तथा खलिहानों में भूसा फैलाकर बारातियों के साथ सो जाता था तथा सुबह होते ही घर वापस आ जाता था, जिसके कारण घर पर मुझे भीषण गाली युक्त अपमान से जूझना पड़ता था। एक रोचक बात यह थी कि इस तरह की सारी लोक कलाएँ सिर्फ़ दलितों के बीच ही केंद्रित थी। यानी जो लोक कलाएँ थी वह दलितों के बीच ही थी। आज भी याद रखिए, जो भी कुछ परंपराएँ हैं, जो भी कुछ अंधश्रद्धाएँ हैं, वह दलितों के ही लोग करते हैं। जो कम पैसे वाले होते हैं, गरीब होते हैं, वही करते हैं। जो सवर्ण है, पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कुछ नहीं करते। सवर्ण जातियों में यानी कहा जाए तो किसी पैसे वाले के शरीर में या अंग में किसी कोई देवी आती है, या कभी कभी आया, कभी आपने सुना है कि अंबानी जैसे आमिर के घर में किसी बाबा का या किसी देवी का आया है, तो देवी आती है तो ऐसे बैठते हैं, तो वह झूलने लगती है मुंडी। तो ऐसा कभी हुआ है क्या किसी पैसे वाले के घर में या किसी बड़े नौकरी वाले के घर में? जो सवर्ण है, रोज़ मजदूरी करके खाता है, उसी के घर में ऐसे बर्ताव होते हैं। सवर्ण जातियों किसी तरह की लोक कला मौजूद नहीं होती थी। शायद यही कारण था कि जिसके चलते इन कलाओं के साथ जाति सूचक विशेषण जुड़ गए थे, जैसे चमर हुआ नाच या गाना गाना धोबीय हुआ नाच, कहेरवा कहे कहेरउआ धुन, गोड़इता नाच, हुक्कड़ के साथ आदि। यानी और कोई नहीं था, तो यह इसलिए वह यही नाच, यही गायन करते थे, तो उसके जाति के साथ ही वह जुड़ गया। इस तरह उस आकार का दुर्दिव्य असर समाप्त होते ही दलित बस्तियां तरह तरह की लोक कलाओं में गुलजार हो गई थी। इस बीच अंग्रेजी के चलते मेरी पढ़ाई और भी रोचक होने लगी थी। छठी कक्षा में कोई विशेष समस्या नहीं हुई और मैं सन 1960 की जुलाई में 7वीं कक्षा में चला गया। यानी 1960 में लेखक 7वीं कक्षा में चले गए, याद रखिए। 7वीं कक्षा में चला गया। 3 महीने बाद तिमाही इम्तिहान होने वाला था। यानी 3 महीने बाद जो तिमाही इम्तिहान होने वाला था, यानी परीक्षा होने वाली थी। उस समय तिमाही, 6 माही, सालाना आदि परीक्षाओं का प्रचलन था। यानी उस समय में जो थे तिमाही, 6 माही, यानी 3 महीने बाद एक परीक्षा, 6 महीने बाद एक परीक्षा और पूरे साल बाद एक परीक्षा। यानी इसमें कैसा होता था, यानी जो 3 महीने तक जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उस पर एक परीक्षा, फिर ये 3 महीने और फिर आगे 3 महीने पढ़ा जाकर 6 महीने के बाद, यानी इसका और इसका मिलान करके एक परीक्षा, और सालाना यानी ये 3 माह का और 6 माह का, इन सभी का पाठ्यक्रम मिलाकर अंततः साल में एक परीक्षा होती थी। स्कूल मास्टर ने कहा कि 4 आने वाले इम्तिहान की फीस लाना है। यानी जो 4 आने वाले एग्ज़ाम है, मास्टर ने कहा कि 4 आने इम्तिहान की फ़ीस लाना है। यानी फ़ीस कितनी थी? 4 आने यानी 25 पैसे होते हैं। 4 आने यानी 25 पैसे होते थे, तो इम्तिहान की फ़ीस लाना है। मैंने अपने घर के मालिक मुन्नर चाचा से फ़ीस की मांग की थी। इस पर उन्होंने खींचकर बोल दिया, "ई ससुरा, सब इम्तिहाने के बदले पैसा ले जाई के और नोनियनिया क पकौड़ी खा ले।" यानी ये कहते हैं कि मुन्नल चाचा, यह तो है परीक्षा फीस के लिए पैसे मांगकर
ले जा रहा है तो वहाँ जाकर नोनी ये नी पकौड़े खा रहा है या क्या कर रहा है। उस समय स्कूल के सामने शेरपुर गांव की एक नोनिया जाति की महिला ने पकौड़ी की दुकान खोली थी। यानी उस समय में ये नोनिया नोनिया नोनी नोनियनिया एक क्या थी? नोनिया एक जाति थी और उस नोनिया जाति की एक महिला ने स्कूल के सामने ही एक पकौड़े की दुकान खोल रखी थी। इसलिए वह कहते हैं कि ये परीक्षा के नाम पर पैसे ले जाकर जो नोनिया जाति की महिला ने पकौड़ों का दुकान खोला है, उसकी पकौड़े ही खाने के लिए पैसे ले जा रहा है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। जिसकी शोहरत दूर दूर तक के गाँवों में हो गई थी। मुन्नल चाचा की यह बात मुझे बड़ी गहराई से छू गई, क्योंकि मैंने कभी उस पकौड़ी वाली दुकान के आसपास तक जाने की हिम्मत नहीं की थी। खरीदना या खाना तो दूर रहा, यानी वो कभी उस पकौड़ों की दुकान के नज़दीक भी लेकर के नहीं गए। खाना या खरीदना दूर की बात थी। फिर भी वह सुनकर दुख हो गया। अंततः मैं इस झूठे आरोप से इतना आहत हुआ कि घर से भागने की ठान ली। दूसरे दिन मैं घर से स्कूल के लिए जा चला। गांव के कुछ लड़के मुर्दैया पर गाय भैंस चरा रहे थे। मैंने अपना बस्ता एक लड़के को देकर यह कहा कि इसे मेरे घर पर देकर देकर कह देना कि मैं किताब खरीदने बहलगंज बाजार जा रहा हूँ। यानी लेखक किताब खरीदने के लिए कहाँ जा रहे थे? तो बहलगंज बाजार जा रहा हूँ, अंत शाम तक घर आ पाऊँगा। यह कहकर मैं गाँव से करीब 15 किलोमीटर दूर दुल्हनपुर नामक छोटी लाइन के रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। यानी वह गाँव से करीब कितने 15 किलोमीटर दूर दुल्हनपुर नामक गाँव था। दुल्हनपुर नामक गाँव, ये दुल्हनपुर का मैंने सुना है, पहली बार मैं ये पढ़ रहा हूँ। अध्ययन कर रहे तो पढ़ रहे दुल्हनपुर भी गाँव का नाम है, याद रखिए। दुल्हनपुर भी गाँव का नाम है, तो पतिपुर भी हो सकता है। तो गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर दुल्हनपुर नामक छोटी लाइन, यानी छोटी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। आसनसोल में काम करता था, यानी आसनसोल में काम करता था, उसका नाम था टेली काका। यानी जो आसनसोल में काम करने वाले काका का नाम क्या था? टेली काका नाम था। वे कहा करते थे कि किरे- अ, किरेलिया किरेलिया के पटरिया के निचवा सोई के बिना टिकटवे के आसनसोल चपही जाइला। उस समय तक मैंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, यानी इससे पहले कभी लेखक ने रेलगाड़ी नहीं दी थी, 7वीं कक्षा में ही देखी, याद रखिए। इसलिए उनसे प्राय पूछता था कि रेलिया का पटरिया का होले, यानी रेलवे की जो पटरी है वह क्या होती है। वे बताते कि बैठने या सोने के लिए बोरिंस जैसन, यानी बेंच जैसा फट्टा होता है, जिसके नीचे वे छिपकर सो जाते थे। उनकी बताई गई यह विधि मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती रही। यही सोचकर दुल्हन दुल्हनपुर की ओर चला था। रेलिया के पटरिया के निचवा छिपी के कलकत्ता हमहू चहुपी जइबे, किंतु आधी दूरी तय कराने के बाद चिरैया कोट थाना तक पहुँचते ही मेरे पाँव थरथराने लगे। कारण यह था कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। सोचने लगा कि खाऊंगा क्या। साथ ही यहाँ दुल्हनपुर पहुँचा भी गया तो कलकत्ता का सफ़र कैसा होगा, यानी साथ में पैसे नहीं थे तो वो खाऊंगा क्या, यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। तरह तरह के दृश्य मेरे सामने गुजरने लगे। कभी सोचता था कि यदि कलकत्ता पहुंच गया तो शाम बाजार वाले टाना रिक्शा खींचने वाले विश्राम को ढूंढूंगा। तो कभी बेली या घट्टा के मुरबी दास की याद आती थी। हमारे गांव की औरतें अक्सर कहा करती थी कि कलकत्ता में बंगाली औरतें बाहरी लोगों को जादू द्वारा वश में करके भेड़ बकरा बनाकर रख लेती हैं। ये मैंने भी सुना है भाई साहब। और बंगाल की औरतें जो है, यानी बंगाल की जो महिलाएं, अन्य लोग बाहर से जाते हैं तो उसको जादू बनाकर भेड़ बकरी बनाकर रख लेते थे। यह मैंने भी सुना है कि बंगाल की जादू काफ़ी फेमस बात है कि बंगाल की जादू। अंततः इनसे बंगाली बाबा आयुर्वेदिक औषधियाँ लेकर आए हैं। आपके गली में जोड़ों का दर्द हो या कमर का दर्द हो, चुटकियों में ठीक करता है बंगाली बाबा। एक बार तेल का मालिश करके देखिए,
दर्द यूं गायब होता नजर आएगा, बंगाली बाबा, बंगाली बाबा। ये ऐसी एक और लाउड स्पीकर में ये गूंजता हुआ आवाज़ पहले आता था हमारे गांव में, आज नहीं है। अंत इससे भी आतंकित हो गया कि यदि भेड़ बकरा बन गया तो क्या होगा। इसके अलावा न जाने कितनी कल्पनाएं मेरे दिमाग से ओझल होती रही। अंत गोतवा कलकत्ता की राह में संभावित खतरों से मैं डर गया तथा कुछ वर्षों के लिए घर से भागने की आकांक्षा उसी चिरैया कोर्ट के थाने की इमारत से टकराकर चकनाचूर हो गई और मैं उल्टे पांव आजमगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर निरुद्देश चल पड़ा। संध्या होने वाली थी और मेरी भूख चरम सीमा पर थी। यानी रात हो रही थी और लेखक को भूख लगी थी। जी चाहता था कि कुछ भी खाने को मिल जावे तो कुछ बात बने। उस समय मैं सड़क के पास पास अल्द मेऊ सैराना नामक गांव से गुजर रहा था। मेरे सामने गन्ने की खड़ी फसल दिखाई पड़ी। चुपके से मैंने गन्ने के अंदर घुस गया। बड़े धीरे से एक गन्ना तोड़ा, उसके पत्तों को छुटाकर उसके ऊपर ऊपर ही लहरे हिस्से जिसे गेंदा कहते थे। यानी वह लेखक ने गन्ना किस गांव में खा तो अल्दे महू सैराना नामक गांव में गन्ने का खेत दिखा और वो गन्ना तोड़ा और जो ऊपर का जो हरा था उसको डेंडा कहते हैं, वह डेंडा फेंक दिया। को धीरे धीरे चटकाया। गन्ने के झुरमुट से बाहर निकलते हुए इधर उधर दूर तक देखा कि कोई मुझे चोरी करते देखा तो नहीं। आश्वस्त होने पर गन्ना चूसते हुए आगे निकल पड़ा। किसी तरह उसी सड़क पर स्थित बबूरा धनहुआ के उस स्कूल पर पहुंचा जहां 5वीं कक्षा का इम्तहान दिया था। यानी वहां से कहाँ गए तो धनहुआ गांव गांव स्कूल गए जहां पर 5वीं कक्षा की इम्तहान परीक्षा हुई थी। वहां पहुंचते ही मेरी कल्पना में एक बार फिर रामचरण भैया जो इनको मारा था भैया मेरे सामने खड़े हो गए। मैं मैं किंकर मैं किंकरतव वे मुठ होकर सोचने लगा कि इसके आगे कहाँ जाऊँ। अब बिल्कुल अंधेरी रात हो चली थी। बीच बीच में अचानक किसी एका में नंदे घोड़े की टाप सड़क पर बजती हुई सुनाई देने लगी थी। मुझे याद आया कि मेरे चचेरे भाई वही पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की ससुराल बबूरा से करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिमी उत्तर में स्थित दलित बस्ती में है। यानी याद आया कि जो पहलवानी सीखे थे उसके भाई का नाम गोकुल भैया था। उसकी जो ससुराल थी यही बबूरा से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम उत्तर यानी पश्चिम दिशा की तरफ था। पता के नाम पर इसका पता था बबूरा के पास वाली चमरोटी। मैंने इस मले रोटी को इधर उधर पूछते हुए ढूंढ निकाला क्योंकि इससे पहले वहाँ कभी नहीं गया था। गोकुल भैया के ससुराल वाले खाना खाकर सो गए थे। यानी रात के समय में जो गोकुल भैया के ससुराल वाले थे वह खाना खाकर सो गए। वे लोग मुझे देखते ही अचंभित हो गए और समझ गए कि मेरा इस तरह आना कुछ गड़बड़ सा लगता है। वे लोग बेहद गरीब थे, इसलिए तत्काल कुछ खाने का इंतज़ाम करना उनके लिए एक समस्या थी। यानी वो गरीब थे, वह भी दलित थे, तो कोई तुरंत कुछ खाने का इंतज़ाम करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। घर के अंदर चल रही कानाफूसी से इसका आभास मुझे हो गया था। वे लोग एक मोटी रोटी और कुछ कमी का साग सुबह बच्चों के खर मेटाव यानी नाश्ते के लिए बचा कर रखे थे। यानी खर मेटाव यानी बच्चों के लिए जो नाश्ते के लिए रखी हुई रोटी थी, याद रखिए। अंत उनका खर मेटवा मेरे डिनर के हिस्से में काम आया। उनकी झोपड़ी के सामने तक एक ही जड़ से निकले जुड़वा ताड़ के दो लंबे पेड़ थे। यानी जो किसके घर में जो गोकुल भैया के ससुराल वाले थे उनके घर के सामने एक ही जड़ से जो है ये ज़मीन समझिए, ऐसी एक जड़ है और एक जड़ से जो है ऐसे जो है दो ताड़ के पेड़ निकले थे। वही एक झिलंगा डालकर मुझे सुलाया गया। कलकत्ता की असफल यात्रा तथा घर वापसी से उत्पन्न संभावित कलह की पीड़ा से आक्रांत मुझे नींद नहीं आई। मैं ताड़ के इन जुड़वा भाइयों को रात भर निहारता रहा। अक्सर भावनात्मक बहाव से
जुड़ते हुए सोचने लगा था कि करते हुए मेरे पैरों के पास ज़मीन पर किसी बड़ी सी वस्तु के धम से गिरने की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। एक बार तो मुझे लगा कि इन ताड़ के पेड़ों का भूत है, इसलिए इसलिए लाख चाहने पर भी मैं न तो उस वस्तु की तरफ देख सका और न ताड़ के ऊपरी झुरमुट को। भूतहे माहौल से बहुत डर गया था। अब अब वहाँ सोऊं इसका विकल्प कुछ भी नहीं था। झिझक के कारण झोपड़ी के अंदर सोए रिश्तेदारों को बुला भी नहीं सकता था। लगभग कंपन की मुद्रा में बैठा रहा। जैसे तैसे मन ही मन हनुमान चालीसा रटते हुए उस गिरे वस्तु की तरफ देखा। उसकी वही प्रसिद्धि लाइनें, यानी जो देखा और उसकी वह जो प्रसिद्धि लाइनें थी वह याद आई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये हनुमान चालीसा की लाइनें थी। उस रात मेरे मेरे काम आई और वह वस्तु भूत नहीं बल्कि ताड़ के पके हुए फल के रूप में नजर आई। यानी वह पर नीचे गिरा हुआ जो थे वह भूत नहीं था, तो ताड़ के पके हुए फल थे, जिसे हमारे गांव वाले तरकुल का कुज्जा कहा करते थे। कुज्जा यानी ताड़ के पके हुए फल, याद रखिए। मैंने उसे उठाकर रख लिया। नींद से वंचित सवेरा होते ही मैं तरकुल के उस कुज्जे को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तमाम आकांक्षाओं से बोझिल दिमाग को ढोते हुए भरी दोपहरी में मैं अपनी उसी पुरानी मुर्दहिया पर एक बार फिर आ पहुंचा। वहां कोई नहीं था। वहां से कुछ ही दूर स्थित अपनी दलित बस्ती की तरफ 10-20 कदम बढ़ता, फिर डर के मारे मुर्दहिया की तरफ वापस आ जाता था। सबसे बड़ा डर इस बात का था कि पिटाई तो होनी ही होनी, यानी पिटाई तो होनी ही होनी है, क्योंकि वह बिना बताए गए थे। वह होगी ही। मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छुड़ा दी जाएगी। उस समय मैं तुलसीदास जी के शब्दों में, यानी उस समय तुलसीदास जी के शब्दों में तरु पलो मह रहो छिपाई, करे विचार करो का भाई, वाली स्थिति में आ गया था। मैं घबराकर मुर्दहिया के उस हिस्से में एक सिंघोर के पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ मरे पशुओं के चमड़े छुड़ाए जाते थे। यानी सिंघोर का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए। वहाँ जो है मरे हुए पशुओं की खाल निकाली जाती थी, चमड़े। कल्पना के तौर पर अचानक मेरे सामने डांगर के मांस पिंड पर झपड़े गिद्ध तथा जोहाते हुए कुत्तों की होड़ नजर आने लगी। तभी हमारे गांव के एकमात्र नट परिवार के मुखिया सोफी कंधे पर ढोल टांगे किसी अन्य गांव से अल्लाह गायकी के बाद अपनी झोपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। मुझे देखते ही वे कहने लगे, तू कहाँ चला गवा था बाबू? तुम्हारे घर घर रोवन पड़ा था। यानी तुम कहाँ गए थे? तुम्हारे घर में सब रो रही थे। लोकन लोकन यहर ओहर खोजन, यानी यहाँ वहाँ लोग खोजने लगे थे। चल चल घर चल, घर घर चल सुनकर मैं फुट फुट कर रोने लगा। सोफी मुझसे पकड़कर घसीटते हुए घर की तरफ चल पड़े। वे जोर जोर से मेरे पिताजी का नाम लेकर बुलाने भी लगे। साथ ही बीच बीच में वे अपने ढोल पर एक जोर का तमाचा भी जड़ देते थे। उनका यह विचित्र ढोलकची शोर मेरी बस्ती में आसानी से जा पड़ा। दर्जनों लोग मेरी तरफ चल पड़े, जिसमें मेरे गुस्सेल नगर चाचा भी शामिल थे। मेरे पास पहुंचते ही नगर चाचा सबको कहने लगे कि कोई इसे कुछ न कहे, वरना यह फिर भाग जाएगा। यानी नगर चाचा कहने लगे कि कोई इसको कुछ न कुछ मत कहिए, वरना ये फिर से भाग जाएगा। उनकी इस वाणी से मुझे बड़ी राहत मिली। मैं घर पहुंचकर जोर जोर से फिर रोने लगा। इस बार मेरी इस रुलाई में मेरी माँ शामिल हो गई, यानी माँ भी रोने लगी थी, बच्चा रो रहा है तो। गांव की अनेक औरतें भी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगी। कोई लड़ी के पत्ते पर चिट्ठी लिखवाने वाली किसुनी भौजी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, देसवा देसवा तो छोड़ी देबा बाबू, तो हमारी चिट्ठिया के लिखी। यानी वह कहती कि बेटा किसुनी भौजी, तुम चले गए तो हमारी चिट्ठी कौन लिखेगा। ऐसे ही दिल को छू लेने वाले अनेक जुमले मुझे उस दिन सुनाई पड़े। गांव के फेरू काका गुस्से में घर आकर बोले कि इसकी पढ़ाई नहीं नहीं छुड़ाई जाए। यानी वह जो फेरू काका है वह आकर बोले कि गुस्से में इसकी पढ़ाई छुड़ाई नहीं जानी चाहिए, आगे जारी रहनी चाहिए। इस दौरान मेरे पिताजी घर पर नहीं थे। वे मेरे ननिहाल तरवा मुझे ढूंढने चले गए थे। वे उस दिन शाम को घर वापस
आने पर मुझे देखकर स्वयं जोर-जोर से रो पड़े और कहने लगे, अब हम कहीं कहीं ओ हरवाही करे के ना कहब। यानी वह पिताजी कहने कि अब हम इसके आगे कभी नहीं कहेंगे कि तू हरवाही करेगा। तू जेतना पढ़ल पढ़ल जाहत जाहत है हउआ ओतवा पढ़, यानी तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़। अब केहू ना बोली। पिताजी ने यह भी बताया कि शेरपुर कोठी पर बाबा हरिहर दास ने उन्हें रामायण से शगुन निकाल कर बताया था कि लड़का घर वापस जरूर आएगा। यानी बाबा जो हरिहर दास था, शेरपुरा के कुटी में रहने वाला, उसके पास लेखक के पिताजी गए तेलसाजो, उनको बताया कि जो रामायण की किताब से अंदर का शगुन निकाल कर बताया कि बेटा वापस घर आएगा। इस शगुन के बारे में उन्होंने कहा कि बाबा हरिहर दास ने उस पन्ने को खोलकर देखा तो उस पर राम के लंका से अयोध्या लौटने की बात लिखी थी। यानी उस पन्ने पर राम जो है लंका से अयोध्या आ रहे, यानी जैसे कहा जाता तो कहते हैं कि विजयादशमी के दिन जो है राम ने वध कर दिया और दीपावली के दिन जो है राम जो है अयोध्या लौटे थे, वापस आए थे। बाबा ने इसका मतलब शुभ समाचार के रूप में निकाला। मेरे मेरे अधर्म पिता मेरे घर पहुंचने से पहले ही पूर्ण रूपेण से आश्वस्त हो चुके थे कि बाबा हरिहर दास का शगुन कभी झूठा साबित नहीं होगा। यानी पहले से ही वो किताब का पन्ना निकाला, जो बात लिखी थी वह पढ़ी और वो अब आ जाएगा, ऐसे ही मन में विश्वास जाग गया। मेरी पढ़ाई तो फिर चालू हो गई, किंतु इससे जुड़ी सारी समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी रही। स्कूल में मेरे सारे अध्यापक घर से भागने की खबर से काफ़ी स्तब्ध हो गए थे। यानी कि स्कूल में भी पता चला कि घर से भाग गया है बेटा, तो वह स्कूल के जो सारे अध्यापक थे वह भी एक स्तब्ध हो गए। मेरे संस्कृत के अध्यापक जगदीश पांडे, यानी लेखक के संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक कौन थे, तो जगदीश पांडे थे, याद रखिए। तो मेरे घर से भागने से लेकर वापस आने तक वे वृत्तांत को सुनकर स्वयं दूसरे लोगों को सुनाने लगे थे। वे तरकुल के कुज्जे वाली भूतही घटना का खूब मज़ा ले लेकर और उसे गुणगान करते थे। वास्तव में मैं इस पंडित जी का सबसे बड़ा चेहता बन गया था। इस बीच बाबा हरिहर दास ने भी मुझे आश्वस्त किया कि मेरी पढ़ाई नहीं बंद होने देंगे। इस बार मात्र 2 दिन के अंतराल के बाद 7वीं कक्षा में मेरी पुनर्वापसी एक युगांतकारी घटना हुई। यानी फिर से वो 7वीं कक्षा में आए, 4 आने शुल्क देकर। स्कूल की पढ़ाई तो सामान्य हो गई, किंतु घर पर जब पढ़ने बैठता तो सभी लोग ताने मारते कि काम के डर से पढ़ने का बहाना। यानी जब भी लेखक स्कूल के पढ़ाई करने बैठते तो घर के लोग ताने मारते थे कि काम से बचने के लिए ये पढ़ाई करता है, पढ़ाई का बहाना बनाकर बैठ जाता है। ऐसी बातें मुझे बहुत खलती थी। उस समय मेरी माँ को रात में दिखाई देना बहुत कम हो गया था। अंततः टोटका स्वरूप वह रात के अंधेरे में सरसों के तेल में मिट्टी की ढकनी में कपास की बाती जलाकर यूं ही कुछ ढूंढने निकल पड़ती थी। कौतूहलवश किसी ने पूछा कि क्या ढूंढ रही है, कुछ खो गया है क्या? तो वह तुरंत घर में यह कहते हुए वापस आ जाती थी कि वह रतौनी ढूंढ रही है। रतौनी आँख की एक बीमारी होती थी। यानी रतौनी क्या होती थी, तो रतौनी यानी आँख की एक बीमारी, याद रखिए। रतौनी यानी आँख की बीमारी, और जिसमें रात में जो है दिखना बंद हो जाता था, दिखाई देना कम हो जाता था। गांव में सबका विश्वास था कि दिया बाती जलाकर रतौनी ढूंढते हुए किसी के द्वारा टोक दिए जाने से यह टोटका सफल हो जाता है और फिर रोगी को साफ दिखाई देने लगता है। मेरी माँ भी दावा करने लगी कि इसी टोटके से वह ठीक हो गई। मुझे मेरे टोटके के प्रति आशंका तो होती थी, किंतु घोर अंधविश्वासी माहौल में कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता था। यानी पता था इससे कुछ नहीं होता, लेकिन इसका विरोध नहीं कर सकते थे, प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। उसी माहौल में अक्सर किसी भी व्यक्ति को हाथ में खाद्य सामग्री ले आते देखकर कौवे छपट मारने लगते थे। इस प्रक्रिया में यदि कौवे का पाँव किसी के सिर से टकरा गया तो इसे बहुत बुरा असगुन अपशकुन माना जाता था। यानी कोई व्यक्ति जो है रास्ते से कुछ सामान हाथ में लेकर आ रहा है, तो वह किस्से में कौवे ने उसके सिर पर ये टच किया
तो उसको एक अपशकुन माना जाता था। जैसा कि इसके काट के लिए किसी नज़दीकी रिश्तेदार को मृत्यु का संदेश दिया जाता था। यानी कौवे ने उसको टच किया, स्पर्श किया तो पास वाले रिश्तेदारों को ये इसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा बताया जाता है। जैसा कि इसके काट के लिए किसी नज़दीकी रिश्तेदार को मृत्यु का संदेश दिया जाता था, ताकि वहाँ रुदन शुरू हो जाए, यानी ताकि वह रोते हुए घर आए। एक ऐसी ही घटना ये मैंने भी सुना है। एक एक ऐसी ही घटना नगल चाचा की बड़ी बहू बहू सम अ, बसंतिया भौजी के साथ हुई। यानी जो नगल चाचा के बड़ी जो बहू थी उसका नाम क्या था? तो बसमतिया थी, याद रखिए, हुई। इसी भौजी के पिता तथा चाचा ओझा सोखा थे। नगर चाचा कहने लगे कि अ, असगुनिया क सनेसा असगुनिया से ही भेजवाए के चाही। अंत इस अपशकुन के काट का संदेश भेजने के लिए मेरे जैसे अपशकुनकारी व्यक्ति का चुनाव किया गया। मेरे लिए यह एक विराट संकट था कि एक जिंदा व्यक्ति को कैसे मृतक घोषित करूं। यानी वह जिंदा था, लेकिन लेखक को कहने के लिए कहा कि वह मर गए, मृत्यु हो गई कहने के लिए, लेकिन वो जिंदा था। करूँ वह भी उसके माँ बाप के सामने। अंततः मैंने लगभग 10 किलोमीटर दूर उनके गांव मंगलपुर जाकर बसमतिया भौजी की मृत्यु का सने सा सुना दिया। यानी जो उनके मायके में जाकर सुना दिया। उनकी माँ फूट फूट कर रोने लगी, साथ ही छाती भी पीटने लगी। मैंने पुनः घबराते हुए बोल दिया कि कौवा मुंडवा पर झपड़ा मरले रहल। यानी कौवे ने जो है सिर पर अ, झपड़ मारी है। इतना सुनते ही बड़ी राहत के साथ रुदन शांत होते ही अशगुन के टल जाने का इम्तिनान भी हो गया। उस दिन मंगलपुर में जोर की आंधी आई थी। अंत खूब धूल धक्कड़ का माहौल था। इस कथित मृत्यु संदेश से ओझा शोका के घर वाले इसलिए भी थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे कि आंधी में किसी बगल के गांव का एक बकरा बहकर ओझा के घर के पास आ गया था। यानी जो आंधी में जो है किसी पास के गांव का बकरा जो है आ गया था बहकर, जिसे पकड़कर उन्होंने अपने आंगन में काट दिया था। अंततः वह क्षणिक मातम एक उत्सव में बदल गया। यानी बकरा काट दिया तो एक उत्सव में बदल गया। संयोग देखिए कि उसी समय बकरे का मालिक उसे ढूंढते हुए ओझा जी के घर ओझोती कराने के लिए आ गया। यानी संयोग ऐसा हुआ कि जो तूफान में बकरा आ गया आंधी में, और वह आंधी में पकड़ा ओझा ने और तुरंत काट दिया। तो उसी समय जो है जो बकरे का जो मालिक है वह इसके पास शिकायत करने के लिए आ गया। इन ओझाओं के सामने भी विकट संकट था। आ- आखिर उनके ही घर में काटा हुआ बकरा पकाया जाने के इंतजार में पड़ा हुआ था। यानी उन्हीं के घर में वो बकरा काट कर पकाने की ये है। ओजती तो जमानी ही थी। यानी जो ओजती जो है वो ज़माने थी। ओझा थे तो जो भी उसको संकट बताए, समस्या बताई तो उसको रास्ता तो दिखाना था। अंत ओजती के लिए बकरे के मालिक ने ₹1.25 अक्षत में दिया। यानी जो ओजती करने के लिए जो ₹1.25 दिए थे। लोग काटते हुए जय भवानी काली माई की उद्वेश के साथ गिड़गिड़ाते हुए ओझा बाबा बाबा तुतलाते हुए बोल पड़े, दुई गोदवा कुकर दुई गवा। यानी दुई दुई गोड़वा कुकर दुई गोड़वा कुकर देखाई दे देत ही सांप दिखाई देत ही। आप जात हो चली गयल आओ भवानी यो माई के ना देखात होले गयल दुई गोड़वा कुकर तोहरे रस्सी के। इसके बाद ओझा बाबा ने समझाया कि दुई गोड़वा कुकर कहीं गायब हो गया। यानी दुई गोड़वा कुकर यानी कहीं गायब हो गया, जिसे भवानी माँ भी अब नहीं देख पाती। यानी बकरा को काटा है तो वह कहाँ से, क्योंकि वह तुम्हारा जो बकरा जो है अब ऐसा गायब हो गया है जिसको भवानी माँ भी नहीं दे सकती। अर्थात बकरा अब जिंदा नहीं है। जिंदा होता तो भवानी माँ जरूर बता देती। ओजोती से आश्वस्त होकर बकरे का मालिक, जो बगल के ही गांव का एक खेत मजदूर था, वापस चला गया। ओझा को अक्षत में मिला ₹1.25 मसाला खरीदने के काम आ गया। यानी जो ओझा ने जो ₹1.25 दिया था वह जो है उस
काटे हुए बकरे को पकाने के लिए मसाला खरीदने के लिए काम आ गया और शीघ्र ही सी कर चमकने वाली दावत का सभी ने आनंद लिया। जब दूसरे दिन मैंने घर वापस आकर दुई गोड़वा कुकरी की कहानी सुनाई तो नगर चाचा पछताने की मुद्रा में आ गए, जिसका कारण यह था कि उस दुई गोड़वा कुकर की दावत से वे स्वयं वंचित रह गए, यानी स्वयं खाने से वंचित रह गए, इसलिए वह भी दुखी हो गए। कौन? मुन्नर चाचा, नगर चाचा, मुन्नर ही बोल रहा था। स्कूल स्कूल में मेरी पढ़ाई रंग लाने लगी। जे लेजर के समय अनेक छात्र मेरे साथ मैदान में बैठ गए, यानी वह स्कूल में भी लेकर होशियार होने जाते थे, यानी बैठने लगते लेजर के समय। और कोई गणित तो कोई अंग्रेजी का ग्रामर पूछने लगता, मैं तुरंत खपड़े से ज़मीन पर आदि मानव की तरह लिखना शुरू कर देता था। इस तरह मेरी समांतरता कक्षा 12 महीनों जारी रही। शायद भविष्य में प्रोफेसर होने की यही मेरी पृष्ठभूमि थी, यानी भविष्य में लेखक प्रोफेसर हुए। इसी बीच मुझे एक अकल्पनीय समस्या से जूझना पड़ा। मेरे पिताजी जिन पंडित जी की हरवाई करते थे, उनकी बेटी आशा लगभग मेरी ही उम्र की थी, किंतु देर से पढ़ाई शुरू करने के कारण कक्षा 5 में पढ़ रही थी। यानी जहाँ पर लेखक के पिताजी हरवाह थे, खेत में काम करते थे, उसकी जो एक बेटी थी और वह बेटी लगभग लेखक की उम्र थी, लेकिन बाद में स्कूल में गई, इसलिए वह 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। हरवाई के चलते वह हमारे पूरे परिवार से जुली मिली रहती थी। स्कूल जाते जाते जब भी वह साथ होती, मुझसे अपना होमवर्क हल करवाती रहती थी, विशेष रूप से गणित। वह भैया के संबोधन से मुझे बुलाती थी, यानी वह किसान की जो लड़की थी वह भैया कहकर बुलाती थी, और जो होमवर्क जो घर से बनाकर ले आना, जो गृहपाठ है, वह लेखक से पूरा करती थी गणित का। एक दिन वह स्कूल के पास वाले नाले के किनारे अकेले खड़ी थी। मैं स्कूल से आते हुए दूर से ही देख रहा था कि कोई नाले में थोड़ी दूर जाकर फिर किनारे वापस आ जाता था। हुआ यह था कि अचानक नाले में ज्वार की तरह अधिक पानी बढ़ गया था। उस समय छोटी छोटी लकड़ियाँ भी साड़ी पहनती थी, यानी छोटी छोटी लकड़ियाँ जो है वह भी आती थी। अंत वह अपनी साड़ी उठाए घुटने तक पानी में जाती, किंतु आगे अधिक पानी के बहाव के कारण वापस आ जाती, यानी छोटी छोटी लड़कियां जो है वह भी साड़ी पहनती थी और पानी में जाकर कुछ दूर जाकर फिर वापस आ जाती थी। वह नाले के कई हिस्सों में छिछली जमीन की खोज में जाकर देख चुकी थी, किंतु उससे नाला पार नहीं किया जा सका। मैं जब वहां पहुंचा तो बेहिचक मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नाला पार करवाता हूँ, यानी कोई बात नहीं, मैं तुमको नाले के उस पार छोड़ता हूँ। जैसा कि मेरे जैसे लड़के पानी चढ़ आने पर हमेशा अपनी धोती उतार कर अंगोछा पहन लेते थे और फिर नाला पार कर पुनः सारे कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे, मैंने भी अंगोछा पहन लिया। मेरा कुर्ता, धोती तथा बस्ता बेझिझक उसके हाथ में पकड़ा दिया और मैं ज़मीन पर बैठकर उसके घुटने के नीचे से पैरों को पकड़कर खड़ा हो गया, यानी उसको उठा लिया। उसका धड़ मेरे कंधे के पार चला गया। कमर पर पानी में हलकर हम नाला के उस पार पहुंच गए। मेरे पिताजी भी अनेक बच्चों को नाला पार करवाते थे, यानी स्कूल में जाते समय लेखक के पिताजी जो है अनेक बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल के लिए इस किनारे से उस किनारे छोड़ते थे। अंततः मेरे अंदर भी इस क्रिया में किसी तरह का संकोच नहीं होता था। अचानक एक बड़ी मुसीबत यह आ गई कि नाले के उस पार गांव के कुछ ब्राह्मण छात्र दूर से ही रामचरितमानस के इस नए केवट प्रकरण को बड़े गौर से देख रहे थे, यानी वह दूर से ही जो ब्राह्मण के बच्चे थे वह दूर से देख रहे थे। जाहिर है तिल का ताड़ बनाना ही था। तरह तरह की अफवाहें गर्म होने लगी। यह अफवाह उसके पिता को भी सुनाई पड़ी, यानी यह अफवाह जो है उस लड़की के पिता को पता चली। घबराकर उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। वह मुश्किल से 12 साल की थी, किंतु अनहोनी का भय भयानक था, इसलिए साल भर के ही अंदर उसकी ससुराल ढूंढ ली गई, यानी साल भर के अंदर ही उसकी शादी कर दी गई। विदाई के समय मेरी माँ भी वहाँ मौजूद थी। घर वापस आकर माँ ने बताया कि डोली में बैठते समय पंडित की बेटी रो रो कर कहती रही कि पढ़ैया छूट गयल हमार पढ़ैया छूट गई, यानी हमारी पढ़ाई छूट गयल हो बाबा। जाहिर है शिक्षा से यदि एक गुलाम पुत्र एक याद रखिए पूछा जा सकता है।
जाहिर है कि शिक्षा से यदि एक गुलाम पुत्र इतना कुछ हासिल कर सकता था, तो फिर मालिक पुत्र न जाने कितना आगे जानती थी। यानी इस लेखक के पास तो कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी अनाज नहीं था, लेकिन फिर भी शिक्षा हासिल करके वह इतना कुछ कर सकता था। और जो पैसे वाले का पुत्र है, सब कुछ उसके घर में था, फिर भी वह आगे नहीं जा सकता था। आगे कितना आगे जा सकती थी, लेकिन आगे नहीं गई। किंतु एकमात्र अदना अफवाह के ने उसका सब कुछ छीन लिया और वह अपनी ससुराल में सिर्फ मालकिन बनकर रह गई। इस संदर्भ में वर्षों बाद जब 1977 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं पश्तो भाषा पढ़ रहा था। यानी लेखक ने पश्तो भाषा कहाँ पर पढ़ी है, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में पढ़ी थी, याद रखिए। तो काबुल के प्राध्यापक बेनजीर हत्साक साहब ने पढ़ाते हुए बताया कि पश्तो साहित्य में मला मलालई मलालई मलाली की लंड लड़ैया सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे दोहे जैसी रचनाओं को पश्तो में लड़ई कहते थे। यानी छोटे छोटे जो दोहे होते हैं, उस दोहे को पश्तो भाषा में लड़ई कहते थे, याद रखिए। मलालई किसी मध्ययुगीन अफ़गानी राजा की बेटी थी। यानी मलाइनी जो है, वह किसी मध्ययुगीन अफ़गानी राजा की लड़की थी, उसका नाम था, जिसका लगाव उसके ही एक गुलाम से हुआ था। यानी जो मलालई का जो लगाव था, प्रेम था, वह उसके ही राज्य में एक गुलाम से हो गया था। घबराकर राजा ने मलालई को जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में उसके पास न कागज था न कलम। अंततः वह उंगलियों की घायल कर निकलते हुए खून से दीवारों पर लड़ैया लिखने लगी। ये रचनाएं बाद में चलकर पश्तो साहित्य की अमूल्य विधि सिद्ध हुई। ऐसा सुनकर क्षण भर के लिए मेरी कल्पना से होकर एक नई मलालई गुजर गई। तो यहाँ पर जो है चौथा खंड जो है था इस आत्मकथा का समाप्त हुआ। और यहाँ से भूतनी या नागिन, यह जो है हम प्रारंभ करेंगे बाद में। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।